हेलो दोस्तों, हम लोग PYQ सीरीज़ देख रहे हैं। ये ज्योग्राफी का है PYQ, जो कि आस्क क्वेश्चन है कई PCS एग्ज़ाम्स जैसे यूपी PCS, बिहार PCS, उत्तराखंड PCS, राजस्थान PCS तो और IAS का भी पूछा गया क्वेश्चन है, जो आगे आने वाले किसी भी PCS एग्ज़ाम्स एवं अन्य जनरल कंपटीशन जैसे कि रेलवे, बैंकिंग, SSC बिहार, SSC BSSC, इंटर लेवल, ग्रेजुएट लेवल एवं बिहार दरोगा, इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होंगे। ठीक है, देखते हैं। ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, कथन कारण वाला क्वेश्चन है, देख लेते हैं। पृथ्वी पर से चंद्रमा के पृष्ठ का केवल एक फलक ही दिखाई देता है। ठीक है, ये सही है। और कारण है, अपने अक्ष पर चंद्रमा के घूर्णन का काल उसके पृथ्वी के चारों ओर घूमने के काल के बराबर होता है। ठीक है, ये भी सही है। तो कथन ए और कारण दोनों सही है और सही स्पष्टीकरण भी करता है। ठीक है, देखते हैं। पृथ्वी से चंद्रमा का लगभग आधा भाग ही दिखाई देता है, इसलिए कथन ये सत्य है। पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा अपनी धुरी पर घूर्णन और पृथ्वी की कक्षा की परिक्रमा लगभग एक ही समय 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट में पूरी करता है। आर भी सत्य है और दोनों में मतलब कि आर व्याख्या भी करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते हैं। क्यों नहीं सुन सकते हैं? चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, इस वजह से बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ध्वनि तरंगों के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। वायुमंडल इसका एक सशक्त माध्यम है। चंद्रमा पर वायुमंडल का अभाव है, इसी कारण चंद्रमा पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते हैं। ठीक है, इसी वजह से चंद्रमा पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बातें नहीं सुन सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, चंद्र ग्रहण कब होता है? चंद्र ग्रहण कब होता है? तो जब पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच आ जाती है तो चंद्र ग्रहण होता है। बी आंसर हो जाएगा। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो चंद्र ग्रहण होता है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जब सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर नहीं पड़ता, चूंकि ग्रहों व उपग्रहों अपना कोई प्रकाश चूंकि ग्रहों व उपग्रहों का कोई अपना प्रकाश नहीं है, ये केवल सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। अतः चंद्रमा पर सूर्य का प्रकाश न पड़ने के कारण ही चंद्र ग्रहण होता है। चंद्र ग्रहण का प्रकार और उसकी लंबाई चंद्रमा की सापेक्षिक स्थितियों व उसके कक्षीय पथ पर निर्भर करती है। चंद्र ग्रहण सदैव पूर्णिमा के दिन होता है। फुल मून डे के दिन ही चंद्र ग्रहण होता है। और सूर्य ग्रहण कब होता है? तो सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन होता है और चंद्र ग्रहण फुल मून डे मतलब पूर्णिमा के दिन होता है। चंद्र ग्रहण होता है कब होता है? चंद्र ग्रहण सूर्य और चंद्रमा के बीच जब पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण होता है। बी आंसर हो जाएगा। कौन सी परिस्थिति में चंद्र ग्रहण होता है? तो पूर्ण चंद्र के दिन चंद्र ग्रहण मतलब फुल मून डे के दिन चंद्र ग्रहण होता है, मतलब पूर्णिमा के दिन ही चंद्र ग्रहण होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 22 दिसंबर 1999 को पूर्णिमा के चंद्रमा के सामान्य से अधिक चमकदार होने के लिए मुख्य उत्तरदायी कारक था। क्या था? उपभू था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। जब अर्धचंद्र होता है तो सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्र के बीच का कोण क्या होता है? 90 डिग्री होता है। जब अर्धचंद्र होता है तो सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्र के बीच का कोण होता है 90 डिग्री। अर्धचंद्र के समय पृथ्वी के संदर्भ में सूर्य और चंद्रमा की स्थिति समकोण 90 डिग्री होती है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। बेमेल को चुनिए। मंगल, बुध, चंद्रमा, पृथ्वी। तो मंगल, बुध और पृथ्वी तो क्या है? ग्रह हैं
और चंद्रमा क्या है? सूर्य का एकमात्र उपग्रह है। ठीक है, ये चंद्रमा उपग्रह है, तो इसलिए सी आंसर हो जाएगा। बेमेल यही है, सी आंसर हो जाएगा। मंगल, बुध और पृथ्वी तीनों ग्रहों की श्रेणी में आते हैं, जबकि चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है, अर्थात उपर्युक्त तीनों सूर्य का चक्कर लगाते हैं, जबकि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है। इस प्रकार चंद्रमा उपर्युक्त तीनों ग्रहों से भिन्न एक उपग्रह है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। निम्न में से कौन सा ग्रह नहीं है? तो इनमें से ग्रह नहीं है, तो चंद्रमा ग्रह नहीं है, पृथ्वी का उपग्रह है, ये आंसर हो जाएगा। सुमेलित कीजिए ग्रह और इधर कौन सा किसका उपग्रह? ग्रह, इसमें ग्रह कौन सा है? यूरेनस ग्रह की श्रेणी में आता है, ए का। दूसरा उपग्रह, उपग्रह की श्रेणी में चंद्रमा आता है, तो बी का 1 हो जाएगा। पुच्छल तारे, पुच्छल तारे हेली आ जाएगा, हेली। 13 का ए, सी का चौथा। हाँ, पुच्छल तारा हेली हो जाएगा, पुच्छल तारा हेली, सी का चौथा। और कृत्रिम उपग्रह यान क्या है? तो मैरिनर है, डी का तीसरा, डी का तीसरा। देख लीजिए ग्रह कौन सा है? यूरेनस ग्रह है, अरुण। ठीक है, और उपग्रह क्या है? चंद्रमा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ब्लू मून परिघटना होती है, कब होती है? जब एक ही माह में 2 पूर्णिमा हो तो ब्लू मून परिघटना होती है। ठीक है, एक ही माह में 2 पूर्णिमा हो तो ब्लू मून परिघटना होती है। यहाँ पे ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अब वैज्ञानिकों के कुछ अलग स्पष्टीकरण आया है, तो इस वजह से इसको नहीं माना जाता है जब एक ही माह में 2 पूर्णिमा हो, क्योंकि 2-3 साल बाद ऐसा कुछ होता है, साल में एक आध बार ही, तो इस वजह से अब इसको नहीं माना जाता है। तो डी आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। पहले माना जाता था कि एक ही माह में 2 पूर्णिमा हो तो ब्लू मून परिघटना होती है। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार घट जाता है। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार क्या होता है? घट जाता है, बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका क्या भार घटता है। ठीक है, चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितनी है? चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितनी है? 364,000 किलोमीटर है। 364,000 किलोमीटर चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी है। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। एक देश अपने सेलिनोलॉजिकल तथा अभियांत्रिक अन्वेषण परीक्षणकर्ता को चंद्रमा की कक्षा में भेजकर एशिया का प्रथम देश हुआ। यह यश प्राप्त करने वाला देश कौन है? तो जापान है। ठीक है, उस समय का करंट का क्वेश्चन होगा। ठीक है, ए आंसर हो जाएगा। क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाली शैल के छोटे टुकड़े के समूह को क्या कहते हैं? तो क्षुद्र ग्रह कहते हैं। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले शैल के छोटे टुकड़े के समूह को क्या कहते हैं? तो क्षुद्र ग्रह कहते हैं। क्षुद्र ग्रह कहाँ मिलता है? मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच। ठीक है, ये पूछे जाते हैं अक्सर क्वेश्चन। ठीक है, क्षुद्र ग्रह से संबंधित ध्यान रखेंगे दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्षुद्र ग्रहों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने वाले विभिन्न आकारों की चट्टानी मलबे हैं। ठीक है, ये सही है। विभिन्न आकार की चट्टानी मलबे हैं। ठीक है,
अधिकांश क्षुद्रग्रह छोटे हैं किंतु कुछ का व्यास 1000 किलोमीटर तक बड़ा है। ठीक है, ये भी सही है। 1 और 2 दोनों यहाँ पे सही है। नेक्स्ट देखते हैं। क्षुद्र ग्रहों की कक्षा बृहस्पति और शनि की कक्षाओं के मध्य स्थित है। नहीं, मंगल और बृहस्पति के बीच स्थित है क्षुद्र ग्रहों की कक्षा। ठीक है, क्षुद्र ग्रहों की कक्षा बृहस्पति और मंगल के बीच है, आप लोग को पता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे गलत हो जाएगा स्टेटमेंट। तो सी आंसर हो जाएगा, पहला और दूसरा सही है। नेक्स्ट देखते हैं। सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह एस्ट्रॉयड छोटे खगोलीय पिंड है। ये जिन ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं वे कौन सा हैं? तो मंगल और बृहस्पति है, ये आप लोग को पता है ना। मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रहों की स्थिति होती है। सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह एस्ट्रॉयड छोटे खगोलीय पिंड है। जिन ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं वे हैं मंगल और बृहस्पति। बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। क्षुद्र ग्रहों तथा धूमकेतु के बीच क्या अंतर होता है? सही का चुनाव करना है। क्षुद्र ग्रह लघु चट्टानी ग्रहिकाएं प्लेनेटॉयड हैं, जबकि धूमकेतु हिमस्थित गैसों से निर्मित होते हैं जिन्हें चट्टानी और धातु पदार्थ आपस में बांधे रखते हैं। ये सही है। ठीक है, पहला सही है। क्षुद्र ग्रह अधिकांशतः बृहस्पति और मंगल की परिक्रमा पथों के बीच पाए जाते हैं, जबकि धूमकेतु अधिकांशतः शुक्र और बुध के बीच पाए जाते हैं। तो ये गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, धूमकेतु गोचर दीप्तिमान पुच्छ दर्शाते हैं, जबकि क्षुद्र ग्रह यह नहीं दर्शाते। धूमकेतु गोचर दीप्तिमान पुच्छ दर्शाते हैं, जबकि क्षुद्र ग्रह यह नहीं दर्शाते हैं। ये सही है। तो 1 और 3 सही है। ठीक है, और दूसरा गलत है। तो आंसर हो जाएगा बी, 1 और 3। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं और अच्छे से समझ में आ जाएगा। धूमकेतु सौर मंडलीय निकाय है जो पत्थर, धूल, बर्फ और गैस के बने हुए छोटे छोटे खंड होते हैं। ये ग्रहों के समान सूर्य की परिक्रमा करते हैं। धूमकेतु के 3 मुख्य भाग होते हैं, नाभि, कोमा और पुच्छ। ठीक है, नाभि धूमकेतु का केंद्र होता है जो पत्थर और बर्फ का बना होता है। नाभि के चारों ओर गैस और धूल के बादल को कोमा कहते हैं। नाभि तथा कोमा से निकलने वाली गैस और धूल एक पूंछ का आकार ले लेती है। धूमकेतु मुख्यतः कुपर बेल्ट एवं ऊर्ट क्लाउड में पाए जाते हैं। क्षुद्र ग्रह पथरीले और धातुओं के ऐसे पिंड हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। अधिकांशतः क्षुद्र ग्रह बृहस्पति और मंगल के बीच एक पट्टी में स्थित है। ठीक है, एस्ट्रॉयड जो है बृहस्पति और मंगल के बीच एक पट्टी में स्थित है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। धूमकेतु एवं उल्का से संबंधित कुछ प्रश्न देख लेते हैं। धूमकेतु की पुच्छ सूर्य से परे दृष्टि होती है। धूमकेतु की पुच्छ सूर्य से परे दृष्ट होती है क्योंकि सूर्य द्वारा उत्सर्जित विकिरण धूमकेतु पर मैच दाब डालता है, जिससे उसकी पूंछ सूर्य से दूर क्षिप्त हो जाती है। सी आंसर हो जाएगा। सूर्य द्वारा उत्सर्जित विकिरण धूमकेतु पर मैच दाब डालता है, जिससे उसकी पूंछ सूर्य से दूर क्षिप्त हो जाती है। सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। हेल-बॉप किसका नाम है? हेल-बॉप पुच्छल तारा का नाम है। ये आंसर हो जाएगा। हेल-बॉप पुच्छल तारा का नाम है। ये आंसर हो जाएगा। शुमेकर लेवी 9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था? तो बृहस्पति से टकराया था। शुमेकर लेवी 9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था? तो बृहस्पति से टकराया था। ध्यान
रखेंगे दोस्तों। उल्का मेटोर है, उल्का मेटोर है क्या है? तो बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुए द्रव का अंश है। बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुए द्रव का अंश है उल्का। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। उल्का मेटोर आकाश में प्रकाश की चमकती हुई चमकीली लकीर ब्राइट स्ट्रिक सदृश होते हैं, जिन्हें टूटने वाला तारा, शूटिंग स्टार और फॉलिंग स्टार भी कहा जाता है। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही घर्षण से ये चमकने लगते हैं और पृथ्वी पर पहुंचने से पूर्व ही सामान्यतः जलकर खत्म हो जाते हैं, राख हो जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। पृथ्वी से संबंधित क्वेश्चन देखते हैं। अक्षांश, ठीक है, एक स्थान की जो सही अक्षांशीय स्थिति हो सकती है वह क्या है? 45 डिग्री दक्षिण। एक स्थान की जो सही स्थानीय अक्षांशीय स्थिति हो सकती है वह है 45 डिग्री दक्षिण। ठीक है, ध्यान रखेंगे। देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्लोब पर बृहत वृत्त नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्लोब पर बृहत वृत्त नहीं है? तो 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा बृहत वृत्त नहीं है। 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा बृहत वृत्त नहीं है। विषुवत रेखा तो बीच में है तो बृहत वृत्त हो जाएगा। मुख्य देशांतर रेखा वो भी बृहत वृत्त होगा, ऐसे खींचा जाता है। देशांतर रेखाएं जितनी होगी तो बृहत वृत्त ही बनाती हैं। ठीक है, लेकिन अक्षांश रेखाएं जो इस तरह खींची जाती हैं, ऐसे देखिए ये पृथ्वी है तो ये ऐसे जो हॉरिजॉन्टल खींची जाएंगी ये अक्षांश रेखाएं होती हैं। तो अक्षांश रेखा जैसे जैसे अगर ऊपर नीचे ऐसे जाएंगी तो छोटी होती जाएंगी, बृहत नहीं होंगी, छोटी होंगी। ठीक है, ऐसे ऐसे। ठीक है, लेकिन जो देशांतर रेखाएं ऐसे होती हैं ऐसे, तो ये बृहत वृत्त का ही निर्माण करती हैं, चाहे जहाँ से भी खींची जाए। ऐसे अगर यहाँ से भी खींचते हैं तो ठीक है, तो ये बृहत वृत्त ही होंगी। लेकिन ये अगर ऐसे अक्षांश रेखाएं ऐसे इधर आएंगी, ठीक है, 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा यहाँ पे आएंगी तो ये बृहत नहीं बनाएंगे। ठीक है, लेकिन देशांतर रेखा है तो ऐसे बृहत वृत्त बना देती हैं, और ये जो है विषुवत रेखा पे तो ये बृहत वृत्त का निर्माण करेंगी। तो यही आंसर हो जाएगा 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा बृहत वृत्त नहीं होगा। ये अक्षांश रेखाएं हॉरिजॉन्टल होती है और ये जो ये उदग्र रेखाएं होती हैं जो ऊपर की ओर ऐसे होती हैं नॉर्थ टू साउथ, तो ये होंगी देशांतर रेखाएं। ठीक है, शून्य अंश अक्षांश तथा शून्य अंश देशांतर अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? तो अटलांटिक महासागर में अवस्थित है। शून्य अंश अक्षांश तथा शून्य अंश देशांतर अवस्थित है तो अटलांटिक महासागर में स्थित है। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, प्रधान यामोत्तर ध्रुव वृत्तीय तथा विषुवत भूमध्य रेखा का परिच्छेदन बिंदु अवस्थित है। कहाँ पे? अंध महासागर में। ठीक है, प्रधान यामोत्तर ध्रुव वृत्तीय तथा विषुवत भूमध्य रेखा का परिच्छेदन बिंदु अवस्थित है तो अंध महासागर में स्थित है। ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित आकृति में दिए हुए भूगोलीय विवरणों पर विचार कीजिए। ठीक है, 15 डिग्री NL A, 50 डिग्री NL, 5 डिग्री EL, 6 डिग्री EL। उपयुक्त आकृतियों में A द्वारा अंकित बिंदु किस महाद्वीप में स्थित देश को व्यक्त करता है?
तो यूरोप को व्यक्त करता है, ए द्वारा इंगित। ठीक है। एक विमान 30 डिग्री उत्तर अक्षांश 50 डिग्री पूर्वी देशांतर से उड़ान भरता है और पृथ्वी पर विपरीत सिरे पर नीचे उतरता है, वह कहाँ उतरेगा? तो 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश 50 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर उतरेगा। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित नगरों में कौन दूरतम उत्तर में अवस्थित है? निम्नलिखित नगरों में से कौन दूरतम उत्तर में अवस्थित है? तो रोम अवस्थित है। ठीक है, डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, देशांतर से संबंधित क्वेश्चन देखते हैं। काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है, अतः यह स्थित है, कहाँ स्थित है? तो 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है, अतः यह स्थित है तो 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। ग्रीनविच से अगर 2 घंटे आगे जाए 15 मिनट पर 1 घंटा बढ़ जाता है, तो 2 घंटा बढ़ने के लिए 30 डिग्री पूर्वी देशांतर। जब पूर्व की ओर तो ये बढ़ेगा और पश्चिम की ओर ग्रीनविच से जाएंगे तो घटेगा। काहिरा मिस्र की स्थिति 30 डिग्री नॉर्थ 31 डिग्री 14 मिनट ईस्ट है, जो कि काहिरा का समय ग्रीनविच 0 डिग्री देशांतर से 2 घंटा आगे है, अतः इसकी स्थिति 30 डिग्री पूर्वी देशांतर के पास बनती है। ठीक है, जब 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर मध्याह्न हो, तब प्रातः के 6:30 किस देशांतर या अंश पर बजेंगे? तो 0 डिग्री पूर्व या पश्चिम पर। ठीक है, 0 डिग्री पूर्व या पश्चिम पर। नेक्स्ट देखते हैं, यदि 2 स्थानों की स्थिति में 90 डिग्री देशांतर का अंतर है, तब दोनों स्थानों के बीच समयांतर कितना है? तो 6 आवर का हो जाएगा। 6 घंटे का 15 मिनट पे 1 डिग्री का अंतर हो जाता है। ठीक है, ये 15 डिग्री पे 1 घंटे का। ठीक है, तो 15 छक्का 90। ठीक है, तो 6 आवर हो जाएगा, 6 घंटे। सामान्यतः एक देशांतर पर 4 मिनट का अंतर। ठीक है, नब्बे डिग्री देशांतर के अंतर का अर्थ है 90 गुने 4 360 मिनट, मतलब 6 घंटे हो जाएगा। ठीक है, 15 मिनट पर 15 डिग्री पर 1 घंटे का अंतर आ जाता है, तो 15 छक्का 90। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, जब ग्रीनविच में मध्याह्न है, एक जगह का स्थानीय समय 5 बजे शाम है, निम्नांकित में से वह कौन सा यामोत्तर है जिस पर उपयुक्त जगह अवस्थित है? तो 75 डिग्री पूर्व है। ठीक है, 75 डिग्री पूर्व, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा देशांतर प्रधान यामोत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर बृहत वृत्त का निर्माण करता है? तो 180 डिग्री। कौन सा देशांतर प्रधान यामोत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर बृहत वृत्त का निर्माण करता है? तो 180 डिग्री का देशांतर। ठीक है, डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये सब ध्यान रखेंगे क्योंकि ये सब रिपीट होते रहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नई सहस्त्राब्दी के सूर्योदय की प्रथम किरण भारत के किस एक यामोत्तर में दिखाई दी? तो 93 डिग्री 30 मिनट ईस्ट में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है? तो प्रधान मध्याह्न रेखा होता है। किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार प्रधान मध्याह्न रेखा होता है।
डी आंसर हो जाएगा। प्रधान यामोत्तर नहीं गुजरती है कहाँ से, तो नाइजर से नहीं गुजरती है। प्रधान मध्य यामोत्तर नहीं गुजरती है तो नाइजर से नहीं गुजरती है। अल्जीरिया से गुजरती है, फ्रांस से और स्पेन से गुजरती है, लेकिन नाइजर से नहीं गुजरती है। प्रधान यामोत्तर गुजरती है तो अल्जीरिया और फ्रांस से गुजरती है, नाइजीरिया से नहीं, पुर्तगाल से नहीं। तो ए आंसर हो जाएगा, अल्जीरिया और फ्रांस से गुजरती है। निम्नलिखित स्थानों में से किनका समय ग्रीनविच मीन टाइम के समान है। जीएमटी ग्रीनविच मीन टाइम के समान है, तो किसका, 1, 2 और 4 का। अक्रा, डबलिन और लिस्बन का है, मैड्रिड का नहीं है। अक्रा, डबलिन और लिस्बन का है ग्रीनविच मीन टाइम के समान। देखते हैं ग्रीनविच माध्य समय ग्रीनविच मीन टाइम की गणना ग्रीनविच लंदन स्थित रॉयल ऑब्जर्वेटरी 0 अंश देशांतर पर स्थित से की जाती है। ब्रिटेन के अतिरिक्त कुछ ऐसे देश भी हैं जो ग्रीनविच मीन टाइम से इतर होते हुए भी जीएमटी के मानक समय का ही उपयोग करते हैं। ये इस प्रकार हैं, कौन कौन से, आइसलैंड, आयरलैंड, पुर्तगाल, कनारी द्वीप समूह, स्पेन, मॉरिटानिया, माली, सेनेगल, असेंशन द्वीप ब्रिटेन, गिनी बिसाऊ, सीरा लियोन, लाइबेरिया, आइवरी कोस्ट, बुर्किना फासो, टोगा, गाम्बिया, घाना, गिनी। उल्लेखनीय है कि घाना की राजधानी अक्रा, आयरलैंड की राजधानी डबलिन तथा पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन तीनों जीएमटी नामक समय का उपयोग करती है। मैड्रिड स्पेन की राजधानी है जो 3 डिग्री 43 मिनट पश्चिम देशांतर पर स्थित है। इसका समय ग्रीनविच मानक समय के समान नहीं है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। किसी एक क्षण निम्नलिखित नगरों में से किस एक में घड़ी का समय अन्य 3 नगरों के घड़ी के समयों के समान नहीं है, तो अदीस अबाबा इथियोपिया का नहीं है। ये सब तो ग्रीनविच मीन टाइम वाले हैं ना, लंदन, लिस्बन, अक्रा, तो ये समान हो जाएंगे, लेकिन डी अंतर वाले हैं। डी आंसर हो जाएगा। लंदन, यूके, लिस्बन, पुर्तगाल, अक्रा, घाना का समय समान है क्योंकि ये तीनों जीएमटी ग्रीनविच मीन टाइम मानक समय का उपयोग करते हैं। इथियोपिया की राजधानी अदीस अबाबा 38.74 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है, जिसका समय ग्रीनविच माध्य समय से 2 घंटे 36 मिनट 26 सेकंड आगे है। ठीक है, ग्रीनविच की देशांतर रेखा से पूर्व या पश्चिम में स्थित होने के आधार पर निम्नलिखित देशों का मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से या तो आगे या पीछे है। ग्रीनविच माध्य समय से आगे से पीछे की दृष्टि से देश के मानक समय का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है, तो ए वाला सही है। जापान, मतलब इधर से पूरब से ऐसे पश्चिम की ओर जापान, जापान के बाद जापान के बाद इराक, इराक के बाद ग्रीस, यूनान, और फिर क्यूबा, और फिर कोस्टा रिका। ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, जब आईएसटी याम्योत्तर मेरिडियन पर दोपहर होती है, तब धरती पर एक अन्य स्थान पर लोग अपनी सुबह 6 बजे की चाय ले रहे होते हैं। उस स्थान का देशांतर क्या है, तो 90 डिग्री वेस्ट है। टी आंसर हो जाएगा। ग्रीनविच से दोपहर 12 बजे एक तार भेजा गया। ग्रीनविच से दोपहर 12 बजे एक तार भेजा गया। तार संप्रेषित करने में 12 मिनट का समय लगा।
वह एक नगर में 6 बजे शाम को पहुंचा। नगर का देशांतर होगा तो 87 डिग्री पूर्व देशांतर होगा। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा खींची जाती है कहाँ से? अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल डेट लाइन खींची जाती है तो प्रशांत महासागर से होकर खींची जाती है। क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं कि इंटरनेशनल डेट लाइन अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा खींची जाती है तो कहाँ से? प्रशांत महासागर से खींची जाती है। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, इसको ध्यान रखेंगे, बार बार ये रिपीट होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कथन और कारण वाले प्रश्न है। तिथि निर्धारक रेखा पर ग्रीनविच से 12 घंटे का अंतर होता है। तिथि निर्धारक रेखा पर ग्रीनविच से 12 घंटे का अंतर है, ये सही है। तिथि निर्धारक रेखा 180 डिग्री देशांतर पर स्थित है। ठीक है, ये भी सही है और सही व्याख्या भी करता है, ये आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, सही समझ में आ जाएगा। और तिथि निर्धारक रेखा इंटरनेशनल डेट लाइन 180 डिग्री देशांतर अर्थात ग्रीनविच रेखा इंग्लैंड से 180 डिग्री के अंतर से होकर गुजरती है। ग्रीनविच 0 डिग्री देशांतर पर स्थित होने के कारण ग्रीनविच और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बीच 180 डिग्री देशांतर का अंतर है, अर्थात 180 × 4 720 मिनट का 12 घंटे का अंतर है। अतः कथन कारण दोनों सत्य तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ग्लोब पर 2 स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी नहीं होती। ग्लोब पर 2 स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी नहीं होती है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर। ठीक है, ग्लोब पर 2 स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी नहीं होती है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर। यदि पृथ्वी के घूर्णन की दिशा उत्क्रमित कर दी जाए तो जब अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर दोपहर हो तो भारतीय मानक समय क्या होगा? तो 6.30 घंटे। ठीक है, 6.30 घंटे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक जलडमरू मध्य अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट है? निम्नलिखित में से कौन सा एक जलडमरू मध्य अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से सर्वाधिक निकट है? तो बेरिंग जलडमरू मध्य जो है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सबसे निकट है, बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। एक जहाज एल्सूसियन द्वीप समूह के पूर्वी छोर से डच हार्बर की ओर जा रहा है। यह 1 जनवरी 1999 को 23.30 बजे 180 याम्योत्तर को पार करता है। याम्योत्तर को पार करने के समय से 1 घंटे की यात्रा करने के बाद जहाज का कप्तान अपनी डायरी में कौन सा समय और तिथि दर्ज करेगा? तो 2 जनवरी 00:30 बजे। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी जहाज को सबसे कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए निम्न में से किसे मार्ग बनाना चाहिए? तो देशांतर को मार्ग बनाना चाहिए। किसी जहाज को सबसे कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए निम्न में से किसे मार्ग बनाना चाहिए? तो देशांतर को मार्ग बनाना चाहिए। ठीक है, किसी जगह का स्थानीय समय 6 प्रातः है जबकि ग्रीनविच मीन टाइम 3 प्रातः है। उस जगह की देशांतर रेखा क्या होगी? तो
45 डिग्री पूर्व होगी। 15 तिहाई 45, 3 घंटे का अंतर है, ठीक है। तो 15 डिग्री बराबर 1 घंटे होता है, 15 तिहाई 45 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट, विषुवत रेखा भूमध्य रेखा से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी की भूमध्य रेखा की कुल लंबाई लगभग कितनी है? तो 40,000 किलोमीटर है। पृथ्वी की भूमध्य रेखा की कुल लंबाई लगभग है 40,000 किलोमीटर। पृथ्वी की भूमध्य रेखा इक्वेटर की कुल लंबाई लगभग 40,045 किलोमीटर है, 24,901 मील है। अतः अभिष्ट निकटतम विकल्प सी है। इसकी कुल लंबाई का 78.7% भाग जलीय जबकि 21.3% भाग स्थलीय है। ठीक है दोस्तों, अगर सेशन पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिए ताकि आगे आने वाले और भी सब्जेक्ट के वीडियो बनाए जा सके और इस सेशन को भी और आगे कंटिन्यू भी करता रहा जाए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।